नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। जब जब पाकिस्तान बॉर्डर पर गोलाबारी रोकने के ऑफर लेकर आया तो हमने यही कहा था कि क्या गारंटी है पाकिस्तान अपनी बात पर कायम रहेगा। पाकिस्तान की बातों पर भूलकर भी विश्वास करना खुद को धोखा देने जैसा है। यही एक बार फिर हुआ। सीज फायर वाली बात से हमें धोखा और शहादतें ही मिली हैं। 10 दिन पहले जम्मू फ्रंट पर बीएसएफ के 2 जवान शहीद हुए थे, वो भी तब जब 29 मई को पाकिस्तान की सेना ने सीज फायर करने के लिए खुद फोन घुमाया था। भारत इस पर राजी भी हो गया, लेकिन कुछ दिन की शांति के बाद फिर पाकिस्तान ने वही किया जो उसकी फितरत है। जम्मू फ्रंट पर घात लगाकर उसने फिर हमला किया, जिसमें बीएसएफ के 4 जवान शहीद हो गए। सवाल यह है कि जब धोखेबाजी वाली आदत पर हमें पाकिस्तान की नस नस का पता है तो हम उसकी बातों में बार बार क्यों आ जाते हैं। और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या जवाब देने के साथ साथ भारत को यह नहीं सोचना चाहिए कि अब पाकिस्तान के लिए जवाब कैसा हो, क्योंकि बॉर्डर पर यह लड़ाई तो बंद होने वाली लगती नहीं है। अगर सीज फायर में भी हमारे जवान शहीद हो रहे हैं तो फिर क्या मिला? पाकिस्तान की बातों पर भरोसा करके कैसे ये सोच भी लिया कि पाकिस्तान धोखा नहीं देगा। सीज फायर बोलते बोलते उसने बॉर्डर पर 4 जवान फिर शहीद कर दिए। जयपुर के 34 साल के शहीद असिस्टेंट कमांडेंट जितेंद्र सिंह, यूपी के एटा के 32 साल के शहीद सब इंस्पेक्टर रजनीश कुमार, राजस्थान के सीकर के 52 साल के शहीद एएसआई रामनिवास और अलवर के सिर्फ 28 साल के शहीद कांस्टेबल हंसराज गुर्जर। हमारे ये शहीद जवान पाकिस्तान के उस धोखे का शिकार बन गए जो उसने सीज फायर के नाम पर दिया। सवाल तो यह है कि हम क्यों मान गए कि पाकिस्तान बॉर्डर पर चुप बैठ जाए। Cease fire is always a bilateral decision. There was a meeting between our sector DIGs and the counterpart designated to hold this meeting, and there it was decided that there will be ceasefire. We have maintained the sanctity of ceasefire. Pakistan has not. It has violated it. What Pakistan does is Pakistan's business. How we respond to the betrayal is our job. अगर बीएसएफ के अधिकारियों का चेहरा आज तमतमाया दिखा है तो ये पूरे देश के जज्बात ही हैं। पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान। जब डीजीएमओ की मीटिंग है उसके बाद 3 मारे गए। आज 4 लोग बीएसएफ के जवान मार दिए गए। और हम नौजवानों के विषय के अंदर कश्मीर में बात करना चाहते हैं। हम रमजान की बात करना चाहते हैं। हम सीज फायर की बात करना चाहते हैं। और आर्मी के जवान धड़ाधड़ मरने का प्रयास करना चाहते हैं। कुत्ते की दुम कभी सुधरने वाली नहीं है। इसलिए एक ही बात बार बार आर्या पार लगातार पाकिस्तान पर हमला। नो सीज फायर, नो रमजान, ओनली बुलेट। पाकिस्तान गुस्सा तो इस बात का है कि पाकिस्तान की बातों में आ जाना, वो भी एक बार नहीं बार बार, ये तो सबसे बड़ी भूल है। अप्रैल में पाकिस्तान के डीजीएमओ ने गोलाबारी रोकने की बात की थी। 2 हफ्ते तक सब कुछ शांत था, लेकिन 15 मई से पाकिस्तान ने फिर से इंटरनेशनल बॉर्डर पर गोलाबारी करना शुरू कर दी। बीच में बीएसएफ के सेक्टर लेवल कमांडर्स से पाकिस्तान के रेंजर्स की बात हुई, लेकिन बातचीत हो जाने के बाद भी अगले ही दिन गोलाबारी फिर से शुरू कर दी। 29 मई को पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फिर बात की। 2003 के सीज फायर पर राजी भी हो गए, लेकिन 3 जून को फिर पाकिस्तान ने गोलाबारी करके बीएसएफ के 2 जवान शहीद कर दिए। 4 जून को फिर बीएसएफ और पाक रेंजर्स की सेक्टर लेवल मीटिंग हुई। 12 जून को फोन पर बात हुई, लेकिन रात में ही पाकिस्तान ने सांबा में गोले बरसाए, जिसमें बीएसएफ के 3 अफसर और 1 जवान शहीद हुए। Any time, anything that is stated by Pakistan, we should always take it with a pinch of salt and agree only if they start implementing it. Believe it only when you start showing the results. Otherwise, they need not be believed. They are not supposed to be believed. Not from today. From times immemorial, the Pakistan Army's record is the same. It has not improved. And they will continue to go unprofessional as they move ahead.
ये तो उसी दिन से तय था कि पाकिस्तान बॉर्डर पर बात जरूर कर रहा है, लेकिन कब धोखा दे देगा कोई गारंटी नहीं। सांबा में उसने जहां पर गोलाबारी की, उस जगह से पाकिस्तान घुसपैठ कराकर पंजाब और जम्मू की तरफ हमलों के लिए आतंकवादी भेजता रहा है। पठानकोट हमला अभी भूला नहीं है। Samba is so located that it is close to Punjab as well as close to Jammu. So any infiltration taking place, the militants can cross over and go towards Punjab or go towards Jammu quite easily. So therefore Samba that way is strategically located and it is frequently targeted. बॉर्डर पर पाकिस्तान के नए धोखे का जवाब तो देना ही होगा, लेकिन सोचने की बात तो यह है कि ये जवाब कैसा। सुनील जी भट्ट, जम्मू आज तक। 10 दिन पहले 2 जवान शहीद हुए थे, जिनमें से यूपी के फतेहपुर के एक जवान की तो 20 जून को शादी थी। शादी के कार्ड छपकर बढ़ चुके थे। आज पाकिस्तान ने सीज फायर की आड़ में धोखे से वार करके 4 और जवानों को मार डाला। इनमें से जयपुर के शहीद असिस्टेंट कमांडेंट जितेंद्र सिंह का सिर्फ 3 साल का एक बेटा है। जब इस तरह जवान शहीद होते हैं तो देश को गुस्सा आता है कि आखिर जिनको गोला बारूद ही पसंद है, उनकी बातों के जाल में बार बार हम क्यों फंस जाते हैं। जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की स्नाइपिंग और मोर्टार शेलिंग में इस साल अब तक बीएसएफ के 11 जवान अपनी जान गंवा चुके हैं, जो पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा है। पिछले साल इस फ्रंट पर 2 जवान शहीद हुए थे और 7 जवान घायल हुए थे, लेकिन इस साल अब तक बीएसएफ के 11 जवान शहीद और 37 जवान घायल हो चुके हैं। इसकी वजह इंटरनेशनल बॉर्डर पर, खासतौर पर जम्मू फ्रंट में इस साल की भयानक गोलाबारी। अकेले जम्मू फ्रंट पर अब तक के 6 महीने में 320 बार गोलाबारी हो चुकी है, जबकि पिछले साल का आंकड़ा देखिए तो पूरे साल में 204 बार गोलाबारी हुई थी। हम आपको जम्मू के सांबा में उस जगह पर लेकर चलते हैं जहां पर पाकिस्तान ने धोखे से घात लगाकर बीएसएफ के 4 जवानों को शहीद कर दिया। मैं इस समय मौजूद हूं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रामगढ़ में, और कल रात को यहां पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया और बीएसएफ जवानों को निशाना बनाया। अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं, ठीक वहां पर जहां पर ये ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है, उसके सामने ये जो बीएसएफ पोस्ट है उसको पाकिस्तानी रेंजर्स ने निशाना बनाया। वहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और इसके कारण 4 बीएसएफ जो जवान है वो शहीद हो गए, जिनमें कि एक बीएसएफ अफसर असिस्टेंट कमांडेंट जितेंद्र सिंह भी शामिल है। जम्मू कश्मीर का सांबा जिला, सामने इंटरनेशनल बॉर्डर। आज तक की टीम ठीक उस जगह तक पहुंच गई जहां पर कल रात अचानक बीएसएफ की पोस्ट को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान ने गोले बरसाए, और वो भी सीज फायर वाली बातों से धोखा देते हुए। रात 10 बजे के करीब की बात है, तकरीबन थोड़े 2-4 मिनट पहले हमें बड़ी भारी एमएमजी फायर की आवाज़ सुनने को मिली। ये रात भर पूरी फायरिंग जो पूरी रात भर चलती रही है, उससे एक जो जवान था इनका जख्मी हुआ। उसको इवैक्यूएट करने के लिए जो यहाँ के जो कमांडेंट है सरदार जितेंद्र जी, बल्कि श्री जो असिस्टेंट कमांडेंट थे जितेंद्र सिंह जी, वो गए अपने साथियों के साथ, तो वो भी जख्मी हो गए। यही धोखा खा गए कि कुछ दिन से बॉर्डर शांत दिख रहा था। सीज फायर की बात करके पाकिस्तान अचानक बारूद पर आ गया। रामगढ़ में पहले पोस्ट पर तैनात जवान को निशाना बनाया, फिर जब घायल जवानों को निकालने के लिए दूसरे जवान गए तो उन पर मोर्टार फायरिंग कर दी। वो 0 लाइन है, वहां पर फेंस भी लगी है और वहां पर आप बीएसएफ पोस्ट भी देख सकते हैं। ठीक वो पेड़ के पास जो बीएसएफ पोस्ट है, वो जो ये जो बीएसएफ पोस्ट है कल पाकिस्तानी रेंजर्स की फायरिंग का निशाना बनी, और यहाँ पर पाकिस्तान ने कल रात भर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसके कारण यहाँ पर काफी तनाव का माहौल बना। हालांकि अभी फायरिंग रुक चुकी है, लेकिन अभी भी यहाँ पर काफी तनाव है। अब प्रश्न ये है कि भारत किस प्रकार जो है पाकिस्तान को जवाब देगा, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि पाकिस्तान जो है फ्लैग मीटिंग के बाद वो फायरिंग नहीं करेगा, लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान ने अपना दोहरा चेहरा दिखाया है, और इससे सीधा ये साबित होता है कि पाकिस्तान पर विश्वास नहीं किया जा सकता। रामगढ़ के चमलियाल पोस्ट पर जो फायरिंग रात को करीब 10 बजे के करीब शुरू हुई, वो सुबह 4:30 बजे तक करीब 6-7 घंटे तक चली। चमलियाल में ये वो जगह भी है जहां मंदिर और मजार पर 28 जून के आसपास मेला भी लगता है। इसकी बड़ी मान्यता भी है
दूर दूर से लोग आते हैं। मैं इस समय मौजूद हूं बाबा चमलियाल के मंदिर में, मजार में, जो कि यहां पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास यहां पर है ये श्राइन। हर साल यहां पर बाबा चमलियाल के इस मजार पर, इस यहां पर श्राइन में, जिसे कई लोग मंदिर की भी मान्यता देते हैं, कुछ लोग मजार की भी मान्यता देते हैं, और यहां पर हर साल मेला लगता है। और इस साल का जो मेला है ठीक इस महीने के आखिर में, यानी कि जून 28 के आसपास लगने वाला है। यहां पर हजारों लोग आते हैं, यहां पर लोगों का तांता रहता है, जो वार्षिक यहाँ पर मेला लगता है। लेकिन अभी जो पाकिस्तान की जो फायरिंग है उससे यहाँ पर जो स्थानीय निवासी है उनमें अभी डर है कि कहीं ये जो यहाँ पर वार्षिक मेला है उस समय भी पाकिस्तान जो फायरिंग ना करे। दिलचस्पी की बात यह है कि पाकिस्तानी भी इस श्राइन में जो है यहाँ पर जो बाबा चमलियाल है उसमें मान्यता रखते हैं, और यहाँ पर वो जब यह वार्षिक मेला लगता है वो बीएसएफ के जवानों से ठीक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मिलते हैं, जो कि कुछ यहाँ से मीटर दूर है, और वहां पर उनको चादर देते हैं और बाद में वो चादर यहाँ पर चढ़ाई जाती है। गांव वाले बताते हैं कि खुद पाकिस्तान रेंजर्स के अधिकारी भी चमलियाल में आकर चादर चढ़ाते रहे हैं, लेकिन जिन्हें रमजान के पाक महीने की कद्र नहीं, जो अपनी बातों के नहीं है, उनसे किसी तरह की उम्मीद क्या की जाए। तो रात को जो हादसा हुआ है इससे तो लगता कि मेले में फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और हम लोग जो बाबा चमलियाल के मेले की तैयारी में लगे थे, हमारा गांव ही आज पूरा शोक में डूबा हुआ है। जितने भी हमारा यूथ था, लेडीज थी, जो रोज डेली यहाँ 200 आदमी आता था सेवा के लिए, वो पूरा शोक में डूबा। हमारे गांव में तो आज खाना भी नहीं बना हुआ है। ये रात का जो हमने यहाँ बाबा चमलियाल में पहली दफा इतिहास में ये हमारे एरिया में ऐसा हादसा हुआ है। खासकर हमारा एक अफसर चले जाना अभी 35 साल की उम्र में, और साथ में 3-4 जवान हमारे चले जाने, कोई ऐसे ही चले जाना, ये बड़ी दुख भरी घटना है। देखिए, पाकिस्तान की जो जनता है उनकी आस्था है, लेकिन उनका जो IS है, उनकी जो फोर्स है, उनके जो रेंजर हैं, वो खाली यहां अगर आते भी हैं हमारे जीरो लाइन पे मिलाप के लिए तो 10 मिनट की बात है सारी। उनके दिल में कोई आस्था नहीं है। बॉर्डर पर गोला बारूद से पाकिस्तान ने हमारे जवानों का खून तो बहाया ही है, निर्दोष नागरिकों को भी नहीं छोड़ा। पिछले महीने ऐसा हाल था कि जम्मू, कठुआ, सांबा जिले में बॉर्डर पर रहने वाले हजारों लोगों को उनके गांवों से हटाकर सुरक्षित जगहों पर लाया गया। जब सीज फायर की बात हुई थी तो कई लोग वापस भी लौटने लगे थे, लेकिन अब पाकिस्तान के इस धोखे के बाद बहुत मुश्किल है कि बॉर्डर शांत रहेगा। सुनील जी भट्ट, जम्मू, आज तक। और बॉर्डर के हालात ये हैं कि बात करने का भी कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान ने तो एक तरह से बॉर्डर पर अघोषित युद्ध छेड़ रखा है, जिसमें वो आतंकियों की घुसपैठ से लेकर कश्मीर के अंदर माहौल बिगाड़ने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। हालात किसी भी तरह से युद्ध से कम नहीं है। इस साल के 6 महीने में पाकिस्तान की तरफ से 1000 से ज्यादा बार गोलाबारी हो चुकी है। पाकिस्तान का दावा है कि भारत की तरफ से जून के पहले हफ्ते तक 1500 से ज्यादा बार गोलाबारी हुई। पाकिस्तान की गोलाबारी में इस साल भारत के 24 जवान शहीद हुए, 26 आम नागरिक मारे गए। उधर से पाकिस्तान का दावा है कि भारत की गोलाबारी में उसके 29 लोग मारे गए और 117 लोग जख्मी हुए। पाकिस्तान ने इस साल से इंटरनेशनल बॉर्डर पर गोलाबारी का फोकस किया है, और खासतौर पर जम्मू के फ्रंट पर, जहां से आतंकवादियों को वो पंजाब और जम्मू के अंदर आतंकवादी हमलों के लिए भेजता रहा है। बॉर्डर पर यह लड़ाई बंद होने वाली भी नहीं दिख रही, क्योंकि पाकिस्तान के हर गोले का जवाब बीएसएफ दे रही है। बीएसएफ ने गोलाबारी का जवाब देने के लिए 3 साल से 3 स्पेशल जवाबी ऑपरेशन लॉन्च किए, जिनमें 2016 में रुस्तम, 2017 में अर्जुन और इस साल ऑपरेशन भीम के नाम से जवाब देने की कार्रवाई हो रही। जवाबी कार्रवाई में 2017 में पाकिस्तान के 138 जवान मारे गए थे और 155 घायल हो गए। और जब इस तरह के हालात हो तो बातचीत बहुत अच्छी नहीं लगती। लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन दुश्मनी भुलाकर मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, तो भारत और पाकिस्तान क्यों नहीं? कई बड़े लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बुला लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की सेना ही असल में पाकिस्तान को चलाती है। और अगर पाकिस्तान के आर्मी चीफ आ गए तो भारत पाकिस्तान के बीच सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि ऐसा पहले भी हो चुका है। जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ को भारत बुलाया गया था, वो भी तब जब इन्हीं मुशर्रफ ने करगिल में धोखा दिया था। लेकिन इसके बाद भी हुआ क्या? 2004 में भी बातचीत हुई, उसके बाद हमें मुंबई पर आतंकी हमले की शक्ल में धोखा मिला। पाकिस्तान पर कतई भरोसा नहीं किया जा सकता, और ना ही यह बात सोचकर खुद को धोखा दिया जा सकता है कि पाकिस्तान कभी सुधर जाएगा। कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान आतंकवाद नहीं छोड़ सकता, इसलिए बातचीत वाली बातें सिर्फ कहने सुनने को ही अच्छी लगती।
और रुक करते हैं अब अगली खबर का। वैसे पीएम मोदी की फिटनेस को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन जब केंद्रीय खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की पहल पर हम फिट तो इंडिया फिट की मुहिम हिट हुई, तो क्रिकेटर विराट कोहली ने पीएम नरेंद्र मोदी को अपनी फिटनेस साबित करने की चुनौती दे दी, जिसे पीएम मोदी स्वीकार उसी वक्त कर चुके थे, लेकिन उन्होंने इस चैलेंज को पूरा आज किया। पीएम मोदी ने न सिर्फ फिटनेस चैलेंज को पूरा करते हुए आज वीडियो पोस्ट किया, बल्कि अपने राजनीतिक विरोधियों को चुनौती भी दे दी। सिर्फ 3 घंटे सोने वाले और पिछले 18 सालों में अपने काम से एक भी दिन छुट्टी ना लेने वाले 67 वर्षीय पीएम मोदी जिस तेजी से विमान की सीढ़ियां चढ़ते हैं, वो उनके हम उम्र ही नहीं बल्कि उनसे कम उम्र के लोगों के लिए भी किसी फिटनेस चैलेंज से कम नहीं है। लेकिन जब देश की एलीट क्लास में खुद को फिट साबित करने का कंपटीशन चल रहा है, तब पीएम मोदी ने देश की फिटनेस ठीक करने के काम से थोड़ा वक्त निकालकर अपना फिटनेस चैलेंज पूरा किया है। इस वीडियो में पीएम मोदी एक्सरसाइज और योगा करते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम एक गोल ट्रैक पर चलते दिखते हैं, जिस पर मिट्टी, लकड़ी, कंकड़, बालू और पानी भी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि वो ऐसे ट्रैक पर चलते हैं जिसमें पंच तत्व के 5 तत्व हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये उन्हें तरोताजा कर देता है। इस वीडियो में पीएम बुद्ध की प्रतिमा के सामने अनुलोम विलोम भी करते दिख रहे हैं। इसके अलावा वो पीएम आवास के ग्राउंड में अलग अलग एक्सरसाइज करते दिख रहे हैं। पीएम मोदी का यह फिटनेस वीडियो युवा और खेल मामलों के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की उस फिटनेस चैलेंज का हिस्सा है, जिसमें उन्होंने बिना ब्रेक लिए पुशअप करते हुए देश को हम फिट तो इंडिया फिट का चैलेंज दिया था। सबसे पहले तो बहुत एक एक्साइटिंग, एक एनर्जेटिक वीडियो प्रधानमंत्री जी ने अपना डाला है। कितने प्रधानमंत्री हुए हैं भारत में जिन्होंने अपना एक फिटनेस करते हुए वीडियो डाला है। और प्रधानमंत्री जी लगातार कहते हैं कि देश को, परिवार को, खुद को अगर मजबूत करना है तो स्वस्थ रहना जरूरी है, और फिजिकली हम स्वस्थ रहें, मेंटली हम स्वस्थ रहें तो अपने काम अपनी ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छी तरह कर पाएंगे। ये तो बड़ी साधारण सी बात है और पूरा विश्व इसको पहचानता है। राज्यवर्धन सिंह राठौर के फिटनेस चैलेंज को स्वीकार करते हुए क्रिकेटर विराट कोहली ने 23 मई को एक्सरसाइज का एक वीडियो शेयर करते हुए अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा, क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी और पीएम मोदी को फिटनेस चैलेंज दिया था। पीएम मोदी ने विराट कोहली के फिटनेस चैलेंज को स्वीकार करते हुए जल्द वीडियो पोस्ट करने का वायदा किया था। आज पीएम मोदी ने अपना वायदा पूरा किया और टेबल टेनिस प्लेयर मोनिका बत्रा के साथ साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी को फिटनेस चैलेंज पास कर दिया, जिसका जवाब कुमारस्वामी ने इन शब्दों में दिया है। डियर नरेंद्र मोदी जी, मेरे लिए सम्मान की बात है। मेरे स्वास्थ्य के प्रति आपकी चिंता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शारीरिक फिटनेस सभी के लिए जरूरी है, इसलिए मैं इस मुहिम का समर्थन करता हूँ। योगा, ट्रेडमिल मेरी दिनचर्या का हिस्सा है, फिर भी मुझे अपने राज्य के विकास और उसकी फिटनेस की ज्यादा चिंता है, और इसके लिए आपका सहयोग चाहिए। जब इस सरकार के सामने कोई चुनौती आती है, कोई समस्या आती है, तो जनता का ध्यान हटाने के लिए मुख्य मुद्दे से मोदी जी आज दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं। सामान्य आदमी के लिए जो उपलब्ध नहीं है, कहीं बालू है, कहीं मिट्टी है, कहीं पानी में चल रहे हैं, ऐसा लग रहा था जैसे कोई रियल शूटिंग करा के आज उन्होंने डाली है। पर बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन चुना है जब सीमा पर शहीदों के जनाजे को हम कंधा दे रहे हों, उस समय मोदी जी अपनी फिटनेस का प्रमाण पत्र देने के लिए आज ही का दिन क्यों चुना उन्होंने। सीएम कुमारस्वामी ने तो आदरपूर्वक पीएम मोदी का फिटनेस चैलेंज स्वीकार करने से इनकार किया, लेकिन 40 साल से ज्यादा उम्र के आईपीएस अधिकारियों ने
पीएम मोदी के फिटनेस चैलेंज को सादर पूर्वक स्वीकार किया है। एक व्यक्ति को फिट रहना चाहिए, फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फिट रहेंगे तभी वो बेहतर काम भी कर पाएंगे। फील्ड में काम करना, फील्ड ऑफिसर्स को तो और ज़्यादा ज़रूरी है कि फिट रहें। नहीं, एक अच्छी पहल है, पॉजिटिव पहल है और नेचुरली आदमी को फिट तो होना ही चाहिए। विशेषकर पुलिस फोर्स में जो यूनिफॉर्म पहनते हैं आपको मेंटली फिजिकली फिट रहना होगा, तभी आप अच्छी सेवा कर सकते हैं, लोगों को परेशानियों को सुन सकते हैं। जब देश का पीएम फिट रहेगा तभी तो देश फिट रहेगा। पीएम मोदी की फिटनेस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर सुपर हिट रहा है, जिसे देख देख कर विपक्षियों की सांसें फूल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो फिट हैं, लेकिन सवाल यह है कि पूरा देश फिट कब होगा। वैसे तो प्रधानमंत्री अपने इरादों से यही दिखाते हैं कि उन्होंने पूरे देश को फिट करने की पहल कर दी है, लेकिन उनकी इस पहल का असर देखना अभी बाकी है। कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। तो पीएम मोदी ने आज अपनी फिटनेस का वीडियो जारी करके पूरे देश को फिट रहने की प्रेरणा दी है, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई पहली बार नहीं किया। साल 2014 में सत्ता में आने के बाद से पीएम मोदी देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को फिट रहने के लिए योग की अहमियत पर जोर देते आए। पीएम मोदी की ही पहल के चलते साल 2015 में पहली बार पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसके बाद से हर साल 21 जून को पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जाता है। वैसे हम फिट तो इंडिया फिट की मुहिम शुरू करने का श्रेय भले ही खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को जाता हो, लेकिन इसकी प्रेरणा भी उन्हें पीएम मोदी से ही मिली थी। दरअसल पीएम मोदी ने मार्च में अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात में फिट इंडिया को लेकर चर्चा की थी, जिसके बाद योग करते पीएम मोदी का 3D अवतार सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसे खुद पीएम मोदी ने पोस्ट किया था। इस 3D वीडियो में डार्क ब्लू पैंट और आसमानी टी-शर्ट में पीएम मोदी का त्रिकोण आसन करते हुए देश को योग के टिप्स देते हुए एक वीडियो निकाला गया था। इस 3D वीडियो में त्रिकोण आसन के बारे में पीएम मोदी की मिलती जुलती ही आवाज में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में योग से जुड़ी जानकारियां दी गई थी। इस वीडियो में एक एक करके त्रिकोणासन के हर मूवमेंट को बताया गया है, साथ ही इसके फायदे भी बताए गए। अब एक बार फिर 21 जून आने वाला है, जब पूरी दुनिया योग दिवस मनाएगी, तब फिर इंडिया के पास मौका होगा पूरी दुनिया के सामने अपनी फिटनेस साबित करने का, और तब पीएम मोदी एक बार फिर योग करते हुए पूरी दुनिया को फिट रहने का संदेश देते हुए दिखाई पड़ेंगे। वैसे पीएम मोदी पहले भी कई बार योग करते हुए दिख चुके हैं। जैसा हमने आपको पहले बताया कि उनकी पूरी दिनचर्या को देखने के बाद कोई उनकी फिटनेस को चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन दुनिया में कई ऐसे राष्ट्र अध्यक्ष हैं जो अपनी फिटनेस को लेकर हमेशा सतर्क रहते हैं और फिटनेस को अपने काम जितनी ही अहमियत देते हैं। ऐसे ही कुछ राष्ट्राध्यक्षों के बारे में हम आपको आज बताते हैं, जिनमें पहला नाम है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का। 46 साल के ट्रूडो अपनी फिटनेस के लिए जाने जाते हैं और खुद को फिट रखने के लिए वो बॉक्सिंग करना पसंद करते हैं, जिसके लिए वो अपने व्यस्त शेड्यूल में से भी समय निकाल लेते हैं। 65 साल के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी अक्सर जिम में एक्सरसाइज करते वीडियो पोस्ट करते हैं। पुतिन ने कुछ साल पहले कराटे में 8वीं ब्लैक बेल्ट डिग्री हासिल की है। कराटे के अलावा पुतिन मार्शल आर्ट्स में भी हाथ आजमाते हैं। भूटान के राजा जिग्मे वांगचुक की उम्र 38 साल है, लेकिन राजा होने के बावजूद बास्केटबॉल के वो बेहतरीन खिलाड़ी। उन्हें अक्सर बास्केटबॉल खेलते हुए देखा जाता है। और 60 साल की उम्र में भी खुद को कैसे फिट रखा जा सकता है, इसका उदाहरण ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल, जिन्होंने साल 2012 में 14 किलो वजन घटाया था। उनकी मनपसंद फिटनेस एक्टिविटी स्विमिंग है। 60 साल से ज्यादा की उम्र की जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल भी फिटनेस की वजह से अपने देश में काफी चर्चित रही। एंजेला मर्केल खुद को फिट रखने के लिए डाइट प्लान फॉलो करती हैं। उन्हें स्कीइंग का भी शौक है। और जहां तक पीएम मोदी की बात है, तो इंटरनेशनल कूटनीति के साथ साथ फिटनेस के मामले में भी वो किसी से कम नहीं। वैसे जब से मोदी सरकार की पहल पर देश में हम फिट तो इंडिया फिट की मुहिम चली है, तभी से विपक्ष को देश की आर्थिक फिटनेस की चिंता ज्यादा होने लगी है। कभी पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर, तो कभी महंगाई के बढ़ते बोझ के आंकड़ों को दिखाकर मोदी सरकार पर देश की आर्थिक सेहत बिगाड़ने के आरोप लगाए जा रहे हैं। जाहिर है ये सब राजनीति से प्रेरित आरोप प्रत्यारोप हैं, लेकिन आज हम राजनीति से ऊपर उठकर देश को एक आईना दिखाना चाहते हैं, जिसमें एक तरफ भारत के वो 23 करोड़ लोग हैं जो अंडरवेट यानी कि सामान्य से कम वजन के हैं, और दूसरी तरफ वो 4 करोड़ लोग हैं जो ओवरवेट यानी कि मोटापे के शिकार हैं। दुनिया की 40% अंडरवेट आबादी के साथ भारत इस मामले में पहले पायदान पर है, जबकि ओवरवेट आबादी के मामले में अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरे नंबर पर आता है। भारत में 9 करोड़ 70 लाख बच्चे अंडरवेट यानी कि सामान्य से कम वजन के हैं, जबकि 1 करोड़ 44 लाख भारतीय बच्चे
मोटापे के शिकार हैं। कोई इंसान अंडरवेट हो या ओवरवेट, दोनों ही स्थितियों में वो फिटनेस के लेवल पर फेल माना जाता है। और जो आंकड़े हमने आपको अभी अभी दिखाए वो साबित करते हैं कि इंडिया को फिटनेस चैलेंज की बेहद सख्त जरूरत है। लेकिन अपनी फिटनेस को इंडिया वाले हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं और फिट रहने की बातें सिर्फ न्यू ईयर रेजोल्यूशन की बातों तक सीमित रह जाती हैं, जो कभी पूरा नहीं होता। जिसका पता फिटनेस डिस्कवरी प्लेटफॉर्म जिम पिक के उस राष्ट्रव्यापी सर्वे से चलता है जिसमें 10,60,000 लोगों से उनकी फिटनेस से जुड़े सवाल पूछे गए और इनमें 53% लोगों ने कहा कि वो खुद को फिट रखने के लिए कोई विशेष कोशिश नहीं करते। 53% लोगों ने माना कि उनके पास एक्सरसाइज करने का वक्त नहीं होता। 36% लोगों ने कहा कि मोटिवेशन की कमी से उन्होंने कभी फिटनेस पर ध्यान नहीं दिया और 14% लोगों को तो यह पता भी नहीं था कि उन्हें फिट रहने के लिए आखिर करना क्या चाहिए। इस सर्वे का हिस्सा बने 30% लोगों ने फिट रहने के लिए किसी जिम की मेंबरशिप ली हुई है और उनमें से भी सिर्फ 11% जिम मेंबर पिछले 6 महीनों में रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे थे। इस सर्वे के दौरान जिम जाने वाले लोगों से बातचीत के आधार पर उन 5 कारणों को भी पहचाना गया जिनकी वजह से वो जिम जाकर एक्सरसाइज करने के लिए प्रेरित होते हैं। सर्वे में शामिल 53% लोगों ने कहा कि वो अपने स्वास्थ्य संबंधी रिस्क को कम करने के लिए जिम जाते हैं। 46% लोगों ने कहा कि वो अपने एनर्जी लेवल को इंप्रूव करने के लिए जिम जाते हैं। 42% लोगों के मुताबिक वो अपना वजन कम करने के लिए जिम जाते हैं, जबकि 33% लोगों ने माना कि उन्होंने मानसिक तनाव से लड़ने के लिए जिम ज्वाइन करना चाहा। सिर्फ 18% लोगों ने कहा कि वो बॉडी बिल्डिंग के शौक को पूरा करने के लिए जिम जाते हैं। ये सारे आंकड़े इस बात का आईना है कि शारीरिक फिटनेस के मामले में हमारा देश किस तरह से सोचता है और फिटनेस पर आखिर कितना ध्यान देता है। लेकिन अब धीरे धीरे इंडिया भी अपनी फिटनेस को लेकर सीरियस हो रहा है। खासकर देश की युवा आबादी खुद को फिट रखने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज के महत्व को समझने लगी है, जिसका पता फिट इंडिया सर्वे की उस रिपोर्ट से चलता है जिसे तैयार करने के लिए दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई समेत देश के 8 महानगरों में 20 से 35 साल की उम्र के युवाओं से बात की गई। इसमें यह बात निकलकर सामने आई कि देश के 60% युवा हफ्ते में 4 घंटे अपनी फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करने में बिताते हैं। 10 में से 9 युवाओं ने माना कि शारीरिक फिटनेस बेहद जरूरी होती है। 80% युवाओं ने फिट रहने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाया। इस सर्वे के मुताबिक भारतीय महानगरों में फिट रहने के लिए रनिंग यानी दौड़ सबसे पॉपुलर फिटनेस एक्टिविटी है। 56% युवाओं ने कहा कि वो हर 2 साल में कम से कम 1 मैराथन रेस में दौड़ते हैं। फिट रहने के लिए युवाओं में योग का भी क्रेज है। 70% युवाओं ने कहा कि वो तनाव और थकान को दूर करने के लिए योग का सहारा लेते हैं। वैसे आपको बता दें कि आंकड़ेबाजी अपनी जगह है, लेकिन हकीकत यह है कि हम भारतीय इस बात को जानते बूझते हुए भी अपनी फिटनेस को लेकर हमेशा लापरवाह रहते हैं कि एक्सरसाइज करना कितना फायदेमंद होता है। इसलिए अब हम आपको एक्सरसाइज करने के वो फायदे भी बताएंगे जिन्हें जानने के बाद आप इसके बहाने ढूंढने के बजाय फिट रहने के उपाय ढूंढेंगे। एक्सरसाइज हमारी मांसपेशियों को स्वस्थ रखती है और शरीर में खून के बहाव को बेहतर बनाती है। ब्लड सप्लाई होने से दिमाग भी सक्रिय रूप से बेहतर कार्य करता है। नियमित एक्सरसाइज करने से मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है और एक्सरसाइज के बाद आराम करते समय भी कैलोरीज बर्न होती हैं, जिससे वजन तेजी से कम होता है। एक्सरसाइज बढ़ती उम्र की गति को धीमा करके अधिक समय तक जवान बनाए रखने में मदद करती है। तमाम स्टडीज के मुताबिक नियमित एक्सरसाइज का असर एंटी डिप्रेशन दवा की तरह होता है। रोजाना लगभग आधा घंटा व्यायाम करने से डिप्रेशन के लक्षणों में सुधार आता है। एक्सरसाइज शारीरिक दर्द से छुटकारा दिलाने में मदद करती है। इसके अलावा यह शरीर में ऊर्जा के स्तर को बढ़ाकर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी मददगार साबित होती है। नियमित एक्सरसाइज से ब्लड में हानिकारक कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है और गुड कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ता है। एक्सरसाइज करने से हमारा हृदय अधिक मात्रा में ब्लड पंप करता है और शरीर अधिक मात्रा में ऑक्सीजन ले पाता है। एक्सरसाइज दिन भर ताजगी बनाए रखने और आपको तरोताजा रखने में मदद करती है। नियमित एक्सरसाइज से अलग अलग तरह के कैंसर, खासतौर से कोलोन कैंसर और ब्लड कैंसर का खतरा कम हो जाता है। त्वचा को खूबसूरत और जवान बनाए रखने में सबसे प्रभावकारी उपाय एक्सरसाइज ही है। एक्सरसाइज करने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होने से त्वचा में प्राकृतिक चमक आती है। इसलिए अगर आप एक्सरसाइज करने से परहेज करते हैं तो आज ही व्यायाम से अपना नाता जोड़ लें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसे आपके लिए कोई और नहीं कर सकता। करना आप ही को पड़ेगा। अगर शरीर को फिट रखना है तो एक्सरसाइज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए, क्योंकि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है।
इसलिए किसी की बातों में ना आए, अपनी अकल लगाएं और खुद को फिट रखने का चैलेंज खुद को दें, ना कि किसी का इंतजार करें। और अब जब इंडिया को फिट रखने की बात चल ही रही है तो आपका दुनिया के सबसे फिट देशों से भी साबिता करवा देते हैं। किसी देश की फिटनेस नापने का एक तरीका उस देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि नागरिकों का अनुमानित जीवन काल होता है। इस मामले में यूरोपीय देश मोनाको 89 साल से ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी के साथ दुनिया का सबसे फिट देश है। जापान और सिंगापुर 85 साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी के साथ दुनिया के दूसरे और तीसरे सबसे फिट देश हैं, जबकि 82 साल 2 महीने की लाइफ एक्सपेक्टेंसी के साथ स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया और इटली भी चौथे, पांचवें और छठे नंबर पर है। स्पेन और ग्रीस इस लिस्ट में 8वें, 9वें नंबर के सबसे फिट देश हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी के लिहाज से फिटनेस के मामले में भारत 68 साल 3 महीने के औसत आयु काल के साथ दुनिया में 126वें नंबर पर है। और खबरदार में अब महिलाओं को पर्दे में रखने की सोच को महिला शतरंज खिलाड़ी की शह और मात का विश्लेषण। भारत की महिला ग्रैंड मास्टर और पूर्व वर्ल्ड जूनियर गर्ल्स चैंपियन सौम्या स्वामीनाथन ने ईरान में चैंपियनशिप खेलने से मना कर दिया, क्योंकि वहां महिला खिलाड़ियों को हिजाब पहनना जरूरी है। 26 जुलाई से 4 अगस्त तक ईरान के हमदान में होने वाली एशियन टीम चेस चैंपियनशिप से नाम वापस लेते हुए सौम्या ने कहा कि यह उनके अधिकारों का उल्लंघन है। सौम्या ने फेसबुक पर लिखा है कि ईरान का हिजाब कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सोच, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता समेत मेरे मानवाधिकारों का सीधा उल्लंघन है। ऐसा लगता है कि मौजूदा हालात में मेरे अधिकारों की रक्षा तभी हो सकती है जब मैं ईरान न जाऊं। सौम्या ने ईरान में होने वाली प्रतियोगिता से खुद को अलग करके वर्ल्ड टीम चेस चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने का मौका भी गंवा दिया, लेकिन सौम्या ने इस कुर्बानी के बावजूद एक कट्टरपंथी सोच को सीधी चुनौती दी। सौम्या ने लिखा है कि मैं बहुत निराश हूं, खिलाड़ियों के अधिकार और कल्याण को आधिकारिक चैंपियनशिप आयोजित करते हुए इतना कम महत्व दिया जाता है। राष्ट्रीय टीम ड्रेस या फॉर्मल्स या खेलकूद का कपड़ा पहनने की उम्मीद की जाए तो उससे समझा जा सकता है, लेकिन निश्चित तौर पर खेलों में जबरन ड्रेस कोड की कोई जगह नहीं हो सकती। सौम्या के मुताबिक भारत की राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए गौरव की बात है। वो आगे लिखती हैं कि हम खिलाड़ी खेल के लिए कई तरह के तालमेल बिठाते हैं, लेकिन कुछ चीजों से समझौता नहीं किया जा सकता। और आपको बता दें कि सौम्या स्वामीनाथन भारत की पहली ऐसी महिला खिलाड़ी नहीं है जिन्होंने ऐसा साहसिक कदम उठाया, लेकिन खुद सौम्या का इस बारे में क्या कहना है सुनवाते हैं। सो ये टूर्नामेंट एशियन टीम चैंपियनशिप है मतलब होने वाली है जो ईरान में, और मुझे बहुत ऑब्वियसली गर्व होता है जब मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करती हूँ इंटरनेशनल लेवल पे। तो मुझे ऑफ कोर्स खेलना था इस टूर्नामेंट में, लेकिन जब मैंने सुना ये ईरान में होने वाली है तो और उसमें भी वो ये ऐसा ड्रेस कोड इम्प्लीमेंट करने वाले हैं जहाँ पे हमें कंपलसरी हिजाब या बुर्का पहनना पड़ेगा, बेसिकली हिजाब पहनना पड़ेगा ईरान में जब तक हम हैं इन पब्लिक प्लेसेस और खेलते वक्त, खाते वक्त, ऐसी सब चीज़ें करते वक्त। तो मैंने सोचा कि मुझे नहीं खेलना है क्योंकि मेरे बेसिक ह्यूमन राइट्स डायरेक्टली वायलेट हो रहे हैं इससे, और मैंने इसलिए विड्रॉ कर लिया। जैसा हमने आपको पहले बताया कि सौम्या भारत की पहली ऐसी महिला खिलाड़ी नहीं है जिन्होंने ऐसा साहसिक कदम उठाया। सौम्या के पहले एथलीट हिना सिद्धू ने ईरान जाने से मना कर दिया था। महिला शूटर हिना सिद्धू ने इसी हिजाब के नियम के चलते अपना नाम टूर्नामेंट से वापस ले लिया था। 2016 में हिना सिद्धू ने एशियन एयरगन चैंपियनशिप से नाम वापस लिया था। अक्टूबर 2016 में हिना सिद्धू एशियन एयरगन चैंपियनशिप की डिफेंडिंग चैंपियन थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि सैलानियों या विदेशी मेहमानों को हिजाब पहनने के लिए मजबूर करना खेल की भावना के खिलाफ है। मैं इसे पसंद नहीं करती, इसलिए मैंने अपना नाम वापस ले लिया है। आप अपने धर्म को मानो, मुझे मेरा धर्म मानने दो। अगर आप अपनी धार्मिक मान्यताओं को मानने के लिए मुझ पर दबाव डालेंगे तो मैं खेल में हिस्सा नहीं ले सकती। ईरान में वैसे विदेशी महिला खिलाड़ियों के लिए भी हिजाब के इस नियम के खिलाफ अमेरिकी चेस खिलाड़ी नाजी पैकीजे ने भी आवाज उठाई थी। उन्होंने भी ईरान में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का बायकॉट कर दिया था। मुस्लिम देश ईरान में 1979 से महिलाओं के लिए हिजाब अनिवार्य है। आयतुल्लाह खुमैनी के सुप्रीम लीडर बनने के बाद बिना हिजाब की महिलाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाने लगा था। 1983 में इस्लामिक रिपब्लिक ईरान में जब लिखित कानून बना तो आधिकारिक तौर पर देश के साथ साथ विदेश से आई महिलाओं के लिए भी हिजाब पहनना जरूरी कर दिया गया।
ईरान के कानून के मुताबिक जो महिला हिजाब नहीं पहनेगी उसे जुर्माने के साथ साथ जेल भी हो सकती है। आमतौर पर पब्लिक में अपना सर खुला रखने पर 2 महीने की जेल या करीब $25 का जुर्माना वहां पर होता है। ईरान में महिलाओं को हिजाब ना पहनने पर सख्त सजा होती है, लेकिन अब ईरान में हिजाब के खिलाफ महिलाएं विरोध प्रदर्शन भी करने लगी हैं। हिजाब के खिलाफ वहां व्हाइट वेडनेसडे नाम से बड़ा आंदोलन चल रहा है। सोशल मीडिया से शुरू हुए इस कैंपेन पर महिलाएं सड़कों पर उतरकर अपने हिजाब हवा में लहराती हैं। फरवरी में तेहरान में सड़कों पर उतरी 29 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके पहले दिसंबर 2017 में बिदा मोहाविद नाम की महिला ने सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान अपना हिजाब निकालकर महिलाओं की आजादी का मसला भी उठाया था। मोहाविद एक खंबे पर चढ़कर अपना हिजाब लहराती नजर आई थी और उनका यह वीडियो वायरल हो गया था। ईरानी कानून के मुताबिक इस अपराध पर मोहाविद को गिरफ्तार भी किया गया था। ईरान में इस व्हाइट वेडनेसडे के नाम के आंदोलन में 1 लाख से ज्यादा महिलाओं और पुरुषों ने हिस्सा लिया। व्हाइट वेडनेसडे आंदोलन माइस टेल द फ्रीडम शुरू करने वाले मसीह अलीजाद ने 3 साल पहले शुरू किया था। तो ईरान में महिलाओं के लिए हिजाब जरूरी किए जाने के खिलाफ जनमत कैसे बढ़ रहा है, इसे सरकार की कराई एक स्टडी से समझा जा सकता है। ईरान के सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के 2006 के सर्वे के मुताबिक 34% ईरानी मानते थे कि हिजाब जरूरी किए जाने का कानून हटा देना चाहिए, लेकिन साल 2014 में ऐसे ही एक सर्वे में पाया गया कि 49% ईरानी हिजाब को अनिवार्य किए जाने के खिलाफ। तो हमें उम्मीद है कि खबरदार में आज मिली जानकारियों से आपको काफी फायदा होगा और साथ ही आप अपनी फिटनेस की तरफ भी ध्यान देना शुरू करें। आज के लिए खबरदार में इतना ही। फिलहाल ले रहे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।